10 साल जिस प्रकार से इन्होंने ब्लैकमेल किया था हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब ने जानते नहीं क्या। हुड्डा साहब को आनंद सिंह डांगी जी तो ये कहते थे मेरे से पूछे बगैर मैम में एंट्री नहीं कर सकते। पिछले गर्दिश के दौर में हुड्डा साहब थे और एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, सारी पार्टी भी छोड़ने की बात आ गई थी। उस रोहतक के उस ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में, उस स्टेज पे हुड्डा साहब को कहा था मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, आप अगर अलग पार्टी बनाओगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। आगे ऐसी सिचुएशन होगी तो कहाँ बैठा हुआ, ये भी तो एक सवाल। मतलब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद दिला रहे हैं। दिया चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, फिर चौधरी भजनलाल को धोखा दे के अपने स्वार्थ के लिए आ गया। बलराज कुंडू सरकार के साथ में रहते, सरकार के साथ में जुड़ते, एफिलेट होते तो इस हल्के का और ज़्यादा काम हो सकता था। आपने सरकार से दूरियां बना के रखी। मैं बीजेपी में गया था पढ़ने में, लेकिन 2-3 महीने में जो उनकी हालात और जो उनकी सोच को देखा कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं, ये लूट और झूठ मचा रहे हैं इस प्रदेश को, तो मेरी आत्मा गवारा नहीं कि मैं इनकी लूट और झूठ के खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। मैं किसान के साथ कैसे खड़ा नहीं होता। जिस किसान का मैं बेटा हूं, जिस किसान का खून मेरे अंदर है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जो मेरा वो है, उस किसान के साथ अन्याय को कैसे खड़ा ना होता, कैसे बर्दाश्त कर लेते मेरे लोग अगर मैं बीजेपी की जय बोलता। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला वो सरकार में सहयोगी तो आज उसको क्या नौबत आ गई है एकदम से करा। तो मैं अगर सरकार में रहता, ये तो कहने वालों ने कहना है, तो आज मुझे कुछ और बोलती है। राधा अलावत आ गई, वो मैं अभी होर्डिंग्स देख रहा था आपके महम में लिखे अब की बार राधा पार, और दूसरा दीपक हुड्डा आ गई, ये भी नया चेहरा ये हो सकते हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? राधा अलावत की तो टिकट कट गई बीजेपी से, वो मांग रही थी टिकट, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। ये वो परेशान आत्माएं हैं जिनके लिए राज के लिए तड़प रहे हैं। आपके हल्के का बड़ा गाँव है मोखरा, काफ़ी सारे वोट हैं, पिछली दफ़ा शायद आप वहाँ से जीत के भी निकले, जो मैंने आंकड़े देखे हैं जी। और इस बार वाली पहलवान खड़े हैं, तो लोग ये समझते हैं कि गांव है उनको सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों में वोट बढ़ता है इस बार महम का, या सीधी टक्कर कांग्रेस और बलराज कुंडू की रहती है? बीजेपी में चूंकि नया चेहरा है तो उसको लोग अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो मुझे लगा है, जो लोगों में से मैंने बातचीत की है। आपको ये सीन क्या लगता है? मोखरा से आप कैसे कंसर्न होते हैं जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं? आज वो एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। किसके मोहरे के तौर पर? वो आनंद सिंह डांगी ने ये उनको जो है ना चुनाव लड़वाया है, उनकी अंदर खाती कोई डील हो रखी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भी सारा का सारा चक्रव्यूह जो है, मतलब इस पूरे गेम के आपको अभिमन्यु बनाना चाह रहे हैं लोग? लेकिन ये वो अभिमन्यु नहीं है जो उसमें फंस के जो है ना जिसका अंत हो जाएगा। ये वो अभिमन्यु है जिस महम की जनता का पूर्ण आशीर्वाद है, इनके सारे चक्रव्यूहों को तोड़कर जो है ना विजय हासिल करेगा, ये वो अभिमन्यु। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे साथ महम के विधायक और हरियाणा जनसेवक पार्टी के कन्वीनर बलराज कुंडू हैं। चुनाव जो है इस वक्त रफ्तार पकड़ रहा है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। जिस खिलाड़ी ने मैदान में आना था आ चुका। 1-2 खिलाड़ी हो सकता है कि चले जाएंगे, लौट के वापस ले लेते हैं नामांकन, लेकिन जो धारा है वो बहने लगी है, चुनाव की धारा है। कुंडू साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चुनाव पिछला भी था 2019 का, चुनाव 2024 का भी है जी। आपने वो भी लड़े भी, विधायक भी बने जी। और कुछ खिलाड़ी वही भी हैं, थोड़े से चेंज हुए हैं। मान लीजिए शमशेर खरकड़ की जगह उनकी पत्नी आ गई हैं और आनंद सिंह डांगी की जगह उनके बेटे आ गए हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। कहाँ पे खड़े पाते हैं अब जो सीन जो नया क्रिएट हो रहा है, उसमें आप कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए, इस बात को लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और इस विरासत रूपी जो सोच है इन लोगों की, उसको पूर्ण रूप से नकार रहे हैं। पिछले 20 साल से शमशेर खरखड़ा जी काबिज हैं यहाँ पे, और पिछले लगभग 35 साल से आनंद सिंह डांगी जी काबिज हैं। आज आनंद सिंह डांगी जी ये कहते हैं कि किसान का बेटा किसान बनेगा और नेता का बेटा नेता बनेगा, और कोई अगर टिकट मांग रहा है तो उसको जो है ना बरसाती मेंढक बताया उन्होंने। आप आनंद सिंह डांगी जी का पुराना इतिहास देखिए ना, वो चौधरी देवीलाल को अपना पिता मानकर उनके साथ जुड़े थे, और उनकी उसी निष्ठा और भक्ति को देखकर चौधरी देवीलाल ने कितना बड़ा सम्मान देकर एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, और उसी चेयरमैनी के बलबूते पर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर खड़ा यहाँ के लोगों को नौकरियाँ देकर, जिसके वो बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी को
इस प्रदेश के लोगों ने उप प्रधानमंत्री के पद तक भेज दिया इस महम की जनता ने, तो उन्होंने इस पद को खाली करके अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी थी। और उसी बाई इलेक्शन में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस महम में लड़ने आए तो आनंद सिंह डांगी ने उनकी खिलाफत की थी कि ये उनकी परंपरागत सीट नहीं है, ये उनकी विरासत नहीं है, महम के लोगों का भी अधिकार है। चौधरी देवीलाल को जब हमने उप प्रधानमंत्री बना दिया तो अब एक सीट खाली करके महम के लोगों को जो है ना यहाँ पे सीट टिकट देनी चाहिए थी। और उनके खिलाफ बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी इसी भड़काऊ वजह की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ था महम में। महम कांड के नाम से पूरे विश्व में ये हर जब भी चुनाव होता है महम का, तो ये महम कांड जरूर आता है। मैं उसी बात को बोल रहा हूँ जो आनंद सिंह डांगी उस दिन ये बात कर रहा था कि भाई महम ये विरासत नहीं है चौधरी देवीलाल की। तो आज 40 साल की 35 साल की राजनीति करने के बाद में आज आनंद सिंह डांगी ने किस आधार पर अपने बेटे को टिकट दिलाकर यहाँ, क्या ये आनंद सिंह डांगी की विरासत हो गई? ये बात लोगों के जहन में है। देवीलाल जो 27 और टिकटार्थियों ने अब की बार पहली बार कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया, तो आनंद सिंह डांगी जी उनको जो है ना बरसाती मेंढक बता रहे हैं। आनंद सिंह डांगी ने कल स्टेज पे भी बोला है, ये तो मुझे फुदक रहे थे टिकट तो मारिए थी। कल स्टेज पे नामांकन कार्यक्रम में भी उन्होंने बात को बोला। तो इस बात को लेकर जनता तैयार बैठी है, 5 तारीख को वोट कल के उसको इस बात का एहसास कराएगी ये आनंद सिंह डांगी की विरासत नहीं है कि अब पहले वो थे अब उनका बेटा आ गया, आगे उनका पोता आ जाएगा। लेकिन कुंडू साहब, राजनीति में जो है निष्ठाएं आस्थाएं ये बदल भी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग सॉलिड भी रहते हैं, हिलते नहीं हैं। आपने बताया कि देवीलाल के साथ में जो उनका संपर्क और चीज़ें थी, लेकिन कल देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, आस्थाएं बदल गई, निष्ठाएं बदल गई, अब चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनका दिमाग तो अभी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं ना। इस बात को अब की बार का ये चुनाव जो है ना, ये जनता महम के लोग उनको मनवाएंगे। ये एक वाकया होता है, कल एक वीडियो मैंने देखा बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसको प्रचारित भी किया जा रहा है कि भाई हुड्डा साहब आते हैं मंच पे और उनके बेटे जो हैं बलराम आनंद सिंह डांगी के, वो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो 1-2 बार में जाके वो कुछ मोमेंट्स के बाद में जो है ना फिर इस तरह का फीलिंग जैसे ये आ रही है कि भाई वो देना नहीं चाह रहे थे या उनका ध्यान कहीं और था, तो उनको रखवाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये क्या मतलब, इसका क्या मायने माने? क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे ध्यान है जब ये चुनाव चला था तब ये प्रचारित हो गया था कि भाई हुड्डा साहब ने बलराज कुंडू के लिए इशारा कर दिया, ये प्रचारित हो गया था। वो था कि नहीं था वो आप जाने, हुड्डा साहब जाने, लेकिन वो जो कल का जो मसला है, ये प्रचार तो जब जनता देती है तो होते हैं, लेकिन मैं तो आपको इस बात का एक ही जवाब दे देना चाहता हूँ। 10 साल जिस प्रकार से इन्होंने ब्लैकमेल किया था हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब ने जानते नहीं क्या? हुड्डा साहब को आनंद सिंह डांगी जी तो ये कहते थे मेरे से पूछे बगैर मैम में एंट्री नहीं कर सकते दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, मैं कहूँगा उसी के पास आएंगे और उसी के घर में जाएंगे। तो हुड्डा साहब की क्या मजबूरी रही होगी? 2000 देने टिकट भी दिलवा रहे। 2009 के दौरान तो टिकट मिलने से पहले ही फार्म भर दिया था आनंद सिंह डांगी जी ने। इतना अहंकार और घमंड था। जब पिछले गर्दिश के दौर में हुड्डा साहब थे और एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, सारी पार्टी भी छोड़ने की बात आ गई थी, तो उस रोहतक के उस ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में, उस स्टेज पे हुड्डा साहब को कहा था मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, आप अगर अलग पार्टी बनाओगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। बिल्कुल कहा था मैं उस, तो ये बातें कोई पॉलिटिशियन भूलता नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी? वही मजबूरियाँ, बड़ी नेशनल पार्टी है, टिकट लेने के बहुत सारे रास्ते और तरीके होते हैं। तो टिकट तो मिल जाती है, लेकिन जो बातें हैं वो तो मन में रहती हैं ना। तो हो सकता है ऐसा कोई विषय या बात कोई मन में हो, और जो आदमी 2004 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो जो आदमी भूपेंद्र भजनलाल के पास बैठा था सबसे पहले जाके, वह आगे ऐसी सिचुएशन होगी तो कहाँ बैठा हुआ, ये भी तो एक सवाल। मतलब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद दिला रहे हैं?
नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, ये सब उनको याद हो, ये लोगों को भी याद है। ये आदमी जो हर किस्म, इसने धोखा दिया, चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, फिर चौधरी भजनलाल को धोखा दे के अपने स्वार्थ के लिए आ गया। तो इनका जो करैक्टर है जिस प्रकार का, अपने लोग, जिन लोगों ने उस कांड में जान दी थी, आनंद सिंह डांगी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसके परिवार के मेंबरों ने सुसाइड कर लिया। एक भी किसी उस परिवार को उसको संभाला नहीं इन्होंने। सिर्फ अपने चाटुकार जो इनके आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, उनको मलाई खिलाई और खुद अपना घर भराया है। ये बातें महम के लोग भूले नहीं हैं, और जो इसको ये अपनी विरासत समझने लगे। आज भी डर और भय का माहौल है हरिया महम के अंदर, इन लोगों की राजनीति की वजह से। लोग डरते हैं। लोग मुझे रात को मिलने आते हैं, शहर के लोग, जो व्यापारी लोग हैं, जिनके छोटे छोटे व्यापार हैं, वो इस बात का टेरर मानते हैं, कल को 1% मान ली बन गया तो हमें तो जीना ही नहीं देगा। पिछली दफ़ा आपने चुनाव लड़ा, जबरदस्त शिद्दत के साथ में आपने चुनाव लड़ा, जीत के भी आए, धुरंधरों को पटकनी भी आप दे गए, जो पहले से बड़े नामचीन, बड़े कदम। अभी भी हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर आएंगे। आपने बसें चलाई लड़कियों के लिए, ये अपने आप में एक नायाब चीज़ थी, इससे लोग बड़े इंप्रेस भी हुए। बेटियां किसी समाज की या पूरे समाज की होती हैं, किसी जाति की नहीं होती हैं। आपने सभी के लिए बसें चलाई। मैं देखता था रोहतक में आपकी बसें खड़ी होती हैं पूरा दिन, सिर्फ वो बेटियों के लिए होती हैं, ले जाती हैं, लेके आती हैं, आप जीते। लेकिन लोगों में एक मलाल था कि बलराज कुंडू सरकार के साथ में रहते, सरकार के साथ में जुड़ते, एफिलेट होते, तो इस हल्के का और ज़्यादा काम हो सकता था। आपने सरकार से दूरियां बना के रखी, बीजेपी सरकार से। देखिए, ये तो चंद लोग हैं जो इस प्रकार के, मेरे खिलाफ कुछ और बोलने को तो है नहीं जो मेरे खिलाफ बोलें। पहले कहते थे एमएलए बनने से पहले ये बसें चला रखी हैं, ये एमएलए बनते ही बंद हो जाएंगी। मैं एमएलए भी बन गया, वो बसें जो एमएलए बनने के टाइम चल रही थी वो डबल भी होगी चलने में, और भी सर्विसेज डबल होगी। तो मेरे खिलाफ बोलने को कुछ है नहीं। विधानसभा में जितना मैं आवाज़ उठाई है कि उठाई नहीं, वो यही कहते हैं, आवाज़ उठाई आपने खूब। अब ये बहुत बोलते हैं। मैं बीजेपी में गया था बनने के बाद, लेकिन 2-3 महीने में जो उनकी हालात और जो उनकी सोच को देखा कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं, ये लूट और झूठ मचा रहे हैं इस प्रदेश को, तो मेरी आत्मा गवारा नहीं कि मैं इनकी लूट और झूठ के खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। जो अपनी नीतियों से सरकार प्रत्येक वर्ग के खिलाफ जो अन्याय कर रही है, उनके साथ शोषण कर रही है, उनका दमन कर रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रही बात विकास की, तो मैं ये पूछता हूँ, मेरे 3 साइड में, भवानी खेड़ा में बीजेपी का विधायक था, कुछ दिन मंत्री भी रहे हैं। नारनौंद के अंदर बीजेपी जेजेपी गठबंधन का विधायक थे राम कुमार गौतम जी। उधर जुलाना हमारे लगता है, जुलाना का जो विधायक है वो जेजेपी और बीजेपी के जो है ना गठबंधन की सरकार के विधायक रहे हैं। आप कंपैरिजन करो ना। मैंने इस सरकार को मजबूर किया विधानसभा में अपने यहाँ के विकास मुद्दों को उठाकर, विकास के मुद्दों को उठाकर, और उनको मजबूर किया करने के लिए। लगभग फिर भी मैं, सारे तो नहीं लेकिन 30% काम करवाने में फिर भी मैंने मजबूर कर दिया सरकार को। आप कंपैरिजन करो ना, जो सरकार के बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी के विधायक रहे हैं, कि उन्होंने कितना विकास करा, मैंने कितना करवा के मजबूर किया सरकार को। पिछली बार तो मैं उसमें रहता, मैं किसान के साथ कैसे खड़ा नहीं होता। जिस किसान का मैं बेटा हूँ, जिस किसान का खून मेरे अंदर है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जो मेरा वो है, उस किसान के साथ अन्याय को कैसे खड़ा ना होता, कैसे बर्दाश्त कर लेते मेरे लोग अगर मैं बीजेपी की जय बोलता। आप चारों तरफ देख लो आज क्या हाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, वो सरकार में सहयोगी था, तो आज उसको क्या नौबत आ गई है एकदम से करा। तो मैं अगर सरकार में रहता, ये तो कहने वालों ने कहना है, तो आज मुझे कुछ और बोलती है। आज मैं वहाँ उनके खिलाफ खड़ा रहा। ये कह रहे हैं आपने किसानों को, किसानी को प्रेफर किया। मैंने किसानी को नहीं, मैंने हर भ्रष्टाचार लूट के ऊपर किया। बेरोजगारी पे जो युवाओं का शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ मैं सरकार के खिलाफ छाती पूरी मजबूती से मैंने उन आवाज़ को उठाया। कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा था, उसमें मजबूती से खड़ा हुआ। सरपंचों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया, उस लाठीचार्ज में हर जगह में उन सरपंचों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ, उनकी आवाज़ को उठाया। हर वर्ग की उस आवाज़ को जो लूट और भ्रष्टाचार की, मैंने उसको, विकास के मुद्दों को पूरी पुरजोर तरीके से उठाया। मैंने एक विधायक होने का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना फर्ज निभाया, जो आज तक किसी ने निभाया।
मेरे से पहले 40 साल 4 बार विधायक रहे आनंद सिंह डांगी जी। मेरा 1 टर्न और जो गया है, आनंद सिंह डांगी के 20 साल आप ऑन रिकॉर्ड निकलवा के देख लो ना, कितनी बार आनंद सिंह डांगी ने अपने वो विपक्ष में भी रहे हैं, सरकार में उसमें भी रहे हैं, दोनों तरीके से उन्होंने विधायकी की है। पिछली बार की निस्बत इस बार खिलाड़ी थोड़े से चेंज हुए, जैसे मैं बता रहा था कि राधा अलावत आ गई, वो मैं अभी होर्डिंग्स देख रहा था आपके महम में लिखे हैं, अब की बार राधा पार, और दूसरा दीपक हुड्डा आ गई, ये भी नया चेहरा ये हो सकते हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? राधा अलावत की तो टिकट कट गई बीजेपी से, वो मांग रही थी टिकट, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ये वो परेशान आत्माएं हैं जिनके लिए राज के लिए तड़प रहे हैं। मैं राज के लिए नहीं तड़प रहा, मैं तो जन सेवा की भावना को लेकर व्यवस्था परिवहन इस सिस्टम को बदलने के खिलाफ मेरा एजेंडा और लड़ाई है, और लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने अपनी ड्यूटी की है। 5 साल का रिजल्ट जो है ना, लोगों ने उसका मैंने जो दिया है पेपर, उसका जो है ना मार्किंग करनी है। अगर मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से एक विधायक की ड्यूटी निभाई है तो मुझे पास कर देंगे, नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगर मुझे पास करेंगे, दोबारा से मैं भेजकर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो और ताकत के साथ उस निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करूँगा। अगर मेरे से नहीं होगा, जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है, कोई अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। आपके हल्के का बड़ा गांव है मोखरा, जी। काफ़ी सारे वोट हैं, पिछली दफ़ा शायद आप वहाँ से जीत के भी निकले, जो मैंने आंकड़े देखे हैं जी। और इस बार बाली पहलवान खड़े हैं, तो लोग ये समझते हैं कि गांव है उनको सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों में वोट बंटता है इस बार महम का, या सीधी टक्कर कांग्रेस और बलराज कुंडू की रहती है? बीजेपी में चूंकि नया चेहरा है तो उसको लोग अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो मुझे लगा है, जो लोगों में से मैंने बातचीत की है। आपको ये सीन क्या लगता है? मोखरा से आप कैसे कंसर्न होते हैं जब अब चुनावी मैदान में उतरते हैं? यहाँ के बड़े भोले लोग हैं। बलबीर सिंह बाली पहलवान जी हमारे भाई हैं, आदरणीय हैं, मेरे पुराने अच्छे संबंध रहे हैं उनके साथ में। आज वो एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। किसके मोहरे के तौर? वो आनंद सिंह डांगी ने ये उनको जो है ना चुनाव लड़वाया है, उनकी अंदर खाते कोई डील हो रखी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है और पूरा गांव उनको बोल रहा है। लेकिन आज ये अंदर खाते एक राजनीतिक डील के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही जो है ना एक दिनदाना 2 जगह से जो है ना ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं हर गांव से, शहर से, हर जगह पिछली बार से ज़्यादा समर्थन और सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये मानता हूँ ये दो जगह ही कुछ वोट डिवाइड होंगी, इसका जो है ना हो सकता है मुझे भी 1000-500 वोटों का नुकसान हो जाए, लेकिन उसकी निस्बत मेरी जो है ना पूरे हल्के में 20,000 वोट बढ़ी हुई है, तो उन चीज़ों से कोई लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सारी राजनीतिक बिसाते हैं जो पॉलिटिकल सोच समझ के साथ, डांगी साहब पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो हर शाम दाम दंड भेद अपनाएंगे अपने बेटे को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भी सारा का सारा चक्रव्यूह जो है, मतलब इस पूरे गेम के आपको अभिमन्यु बनाना चाह रहे हैं लोग? लेकिन ये वो अभिमन्यु नहीं है जो उसमें फंस के जो है ना जिसका अंत हो जाएगा। ये वो अभिमन्यु है, इस महम की जनता का पूर्ण आशीर्वाद है, इनके सारे चक्रव्यूहों को तोड़कर जो है ना विजय हासिल करेगा, ये वो अभिमन्यु है। शुक्रिया बात करने के लिए। बलराज कुंडू थे और महम से विधायक, और मैंने बताया कि जन सेवक पार्टी के जो हैं कन्वीनर हैं। लेकिन अब जो है ये जो चक्रव्यूह है, इसमें चक्रव्यूह रचे जाएंगे, चक्रव्यूह अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके से जो है मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जीतेगा वही जिसकी नज़रें जो है कुर्सी पर गहरी होंगी, गड़ी होंगी, वो पार निकल कर आएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछला जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस बार जरूर मायने रखेगा। बलराज कुंडू ने अगर महम में काम किए हैं तो लोग इनको पसंद भी करेंगे। आनंद सिंह डांगी को लेकर कैसे सोचते हैं लोग, राधा अलावत को लेकर कैसे सोचते हैं, और फिर जो दूसरे जो और कैंडिडेट्स उतरे हैं उनकी भूमिका को लेकर कैसे सोचते हैं कि क्या वो किसी के टूल किट हैं, या उनका भी अपना वजूद है, या अपनी ताकत है, या वो आना चाहते हैं, या किस तरह से लोग देखते हैं, ये खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।